दोस्तों 28 फरवरी को हमारा कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र इकोनॉमी सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड का वार्षिक परीक्षा का पेपर है। लगातार मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं, इसलिए मैंने आपको पहले ही 2 अंकी वाले, 3 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए, 4 अंकी वाली बता दी है। कुछ और क्वेश्चन रह जाते हैं 4 नंबर वाले प्रश्नोत्तर इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ये आपका लास्ट पार्ट 2 रहने वाला है। 4 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर दिखने वाले हैं। वस्तुनिष्ठ भी बताते जा रहा हूँ। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं तो क्लास 11th इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2026 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट पर जाकर आप क्रम से वीडियो देखकर तैयारी कर सकते हैं। तो जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। तो इसमें पहला हमारा क्वेश्चन है, मध्यिका की गणना किस प्रकार से की जाती है। यानी इस क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लिया जा रहा है कि आपको मध्यिका निकालने के लिए कहा जाए तो आप कैसे निकालेंगे। तो आपको बताना है मध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, संख्याओं को उनके आकार के क्रम में रख लेते हैं। यानी आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, 2 हमारी विधियां रहती है, एक व्यक्तिगत समांकमाला, दूसरी रहती है खंडित श्रेणी। एक व्यक्तिगत समांकमाला और दूसरी खंडित श्रेणी। व्यक्तिगत समांकमाला यानी सिंपल वाली होती है, जो जिसमें क्या होता है कि मैं जैसे 4-5 पद दे दिए गए हैं, उनका हमसे मध्यिका पूछी रही, तो हम क्या करेंगे, आरोही या अवरोही क्रम में जमा लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, तो बीच का पद होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, वही हमारा मध्यिका कहलाएगा। ये रहता है डायरेक्ट मेथड। ओके, जो हम क्या छोटे, जब हमें जैसे 4-5 नंबर दे दिए, सीधे नंबर दे दिया गया है, तब हम इसका उपयोग करते हैं। लेकिन जब हमें क्या तालिका के रूप में क्या है, डाटा दिया जा रहा है और मध्यिका निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो हम खंडित श्रेणी का प्रयोग करते हैं। ओके, खंडित श्रेणी का प्रयोग करते हैं। इसमें किस प्रकार से होता है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला लगता है इसमें निकालने के लिए, फॉर्मूला लगता है जिसमें आपको मध्यिका है, मध्यिका वर्ग की निम्न सीमा है L1, L2 मध्यिका वर्ग की उच्च सीमा, F है आपकी मध्यिका की आवृत्ति, और फिर ये आपका फॉर्मूला रहता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ओके, तो ये आपको तैयार करके रखना है। अब इसको हम समझ भी लेते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन में हमारा मध्यिका की गणना किस प्रकार से की जाती है। ये आपको दिया हुआ है, मतलब यहाँ मध्यिका में निकालना है, मध्यिका निकालनी है किस तरीके से, आपको तालिका दी हुई है, मध्यिका निकालना देख लेते हैं। ओके, अब देखिए तालिका के रूप में जब दिया जाए मध्यिका, तो हम यह डायरेक्ट नहीं कर सकते, आरोही या अवरोही क्रम में जमाओ, बीच का जो पद होगा वो मध्यिका होगा, ये नहीं कर सकते। जब नॉर्मल सीधे दिया जाता है तब हम क्या उसका उपयोग करते हैं। लेकिन तालिका के रूप में दिया है तो हमें यही जो खंडित श्रेणी हमने देखा, ये फॉर्मूला वाला का यूज किया है, वो हमें करना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ता है सीख लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट आपको निकालने के लिए एग्जाम में आ सकता है। तो आपको करना है, 2 वर्ग जो आपको दिए वही आपको लिख लेना है। एक तो हमें क्या अंक दिए हुए हैं, वर्गांतर दिया होगा, और आवृत्ति हमें दी हुई है। ओके, तो अब इसके बाद इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, हमें निकालना पड़ता है संचयी आवृत्ति। तो इसमें एक कॉलम आपको रखना है संचयी आवृत्ति का। मध्यिका निकालने के लिए संचयी आवृत्ति की आवश्यकता होती है। फिर कैसे, अब संचयी आवृत्ति की तालिका कैसे बनाएंगे, ये 2 तो आपको क्वेश्चन से कॉपी कर देना है। संचयी आवृत्ति के लिए पहला वाला पहले लिख देना, फिर क्या है नीचे वाले जोड़ना है। 12 8 हो जाएगा आपका 20 है, 20 13 हो जाएगा 33, 33 11 हो जाएगा 44 है। ओके, इसके बाद आपका 44 और 44 9 आप जोड़ देना है, 53 4 जोड़ेगा, 57 6 जोड़ेंगे तो आपका 63 इस प्रकार से निकलेगा। ओके, और सही तरीके उनको आपको जोड़ना है, जो भी आपका जोड़ आता है वो उसके जो नीचे नंबर लिखा रहेगा वो आपका सही आएगा। संचयी बारंबारता आपने संचयी आवृत्ति आपने सही निकाली है। ये कैसा पता चलेगा कि आपको जो नीचे जितना नंबर आए वो अगर आपका टोटल बाहर आ रहा है देखिए तो ये आपका बराबर होगा। ये चेक करने का मैं तरीका बता दी कि अगर कई बार क्या संचयी आवृत्ति गलत हो जाती है तो पूरा हमारा सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। तो हमने सही संचयी आवृत्ति निकाली, इसके लिए आपको क्या जो नीचे का योग आएगा आपका वो क्या इस योग के बराबर होगा, आवृत्ति योग के बराबर होगा। ये चेक करने का तरीका है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या क्या चाहिए पड़ता है, ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमारे पास क्या है फॉर्मूला है। ओके, तो इसमें हमें क्या क्या चाहिए पड़ता है, L1 L2 ये चाहिए पड़ता है, F चाहिए पड़ता है। L1 L2 क्या है, हमें इसके लिए मध्यिका वर्ग चुनना पड़ेगा। तो मध्यिका वर्ग कैसे चुनते हैं, तो पहले आपको F डिसाइड करना पड़ेगा। F यानी बारंबारता यहाँ मैंने डिसाइड करनी पड़ेगी, जो सबसे ज़्यादा बार हो वही आपकी बारंबारता होगी। तो ये आपका 13 हो गया, 13 है आपका सबसे बड़ा नंबर, तो यही हमारा हो जाएगा बारंबारता, F की वैल्यू निकल गई है और यही हमारा पूरा डिसाइड करेगा। ओके, उसके अगल बगल वाला जो वर्गांतर है वही हमारा क्या है मध्यिका वर्ग कहलाएगा। ओके, और फिर संचयी बारंबारता क्या है, इसके जस्ट बगल वाली नहीं होती। अब संचयी बारंबारता में लगती है कि यही होनी चाहिए, लेकिन संचयी बारंबारता क्या है, बगल वाली संचयी बारंबारता की जस्ट ऊपर वाली संचयी बारंबारता संचयी आवृत्ति होती है। बस अब आपको क्या करना है, सॉल्व कर देते हैं। तो वर्ग हमारा क्या है 30-35 वाला होगा। ओके, अब देखिए L1 है हमारा निम्न सीमा तो 30 होगी, L2 हो जाएगा, L2 बराबर होगा 35, उच्च सीमा को क्या है L2 कह देते हैं। ओके, इस प्रकार से M निकालना है तो M आपको मध्य पद निकालना पड़ेगा, जो आपका निकला टोटल उसमें 2 का भाग निकाल के 31.5 पद आ रहा है। ओके, C बराबर हमारा संचयी आवृत्ति होता है, तो ये संचयी आवृत्ति निकाली हमने, वैल्यू पुट कर देते हमारा आंसर आ जाता है। इस प्रकार से होगा। ओके, एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है निर्देशांक बनाने की समस्या या कठिनाई बताइए।
निर्देशांक बनाने की समस्याएं कठिनाई आपको बताना है कि निर्देशांक बनाने कौन कौन सी कठिनाई आती है। तो पहला आपको आधार वर्ष के चुनाव में कठिनाई, वस्तुओं के चुनाव में कठिनाई, मूल्यों के चुनाव में कठिनाई, ये है निर्देशांक की समस्याएं कठिनाई है। तो तैयार कर लीजिएगा। मैंने आपको पहले हेडिंग तैयार करना है, फिर थ्योरी इसको समझ लीजिएगा। फिर औसत निकालने में कठिनाई ये आपका दिया हुआ है। तो इन चारों पॉइंटों को तैयार कर रखिएगा। नेक्स्ट वाले देख लेते हैं। नेक्स्ट वाले में सहसंबंध गुणांक निकालना है। पिता x और उनके पुत्र y के कदों का माप इंचों में दिया हुआ है। इन दोनों के बीच सहसंबंध गुणांक का आपको परिकलन करना है। तो ये आपका दिया है सहसंबंध गुणांक का परिकलन, तो इसे आपको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये आपको प्रैक्टिस करके रखना है। पहले फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फिर फॉर्मूला आपको रखना है। थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, अगर आप पहली बार पढ़े तो आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगा। ओके, नेक्स्ट है वैश्वीकरण की विशेषताएं बताइए। वैश्वीकरण की आपको विशेषता बतानी है, तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो विदेशी मुद्रा को कोष में वृद्धि करना, फिर विदेशी निवेश का वृद्धि का प्रयास करना, इसके साथ ही आपका विदेशी राष्ट्रों में खुले अर्थव्यवस्था के अंतर्गत व्यापार में वृद्धि करना, ये सभी विशेषताएं दी हुई हैं। आगे विशेषताएं और भी आपकी दी हुई हैं कि भुगतान संतुलन को विस्तृत करना, अपने देश के बाजार विदेशी संस्थाओं द्वारा व्यापार करने हेतु खुले रखना, विनिमय दरों में परिवर्तन को कम करना, उत्पादन में नवीन तकनीक का प्रयोग करते हुए वृद्धि करना, ये सब आपके रहने वाले वैश्वीकरण की विशेषताएं में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट सुधार प्रक्रिया से कृषि क्षेत्र के दुष्प्रभावित हुआ लगता है, क्यों? जब सुधार प्रक्रिया हुई तो कृषि क्षेत्र में दुष्प्रभाव पड़ा है, तो ऐसा क्यों लग रहा है? तो देख लेते हैं। पहला दुष्प्रभावित हुआ है तो क्यों? तो पहला सार्वजनिक व्यय में कमी है, उर्वरक सहायिका की समाप्ति हो गई है, विदेशी स्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है और खाद्यान्नों की कीमत का वृद्धि हो रही है। तो ये है आपके सुधार प्रक्रिया में क्या है, काफ़ी दुष्प्रभाव लग रहा है। कारण क्या है? सार्वजनिक व्यय में कमी हो गई है, यानी जो पहले जो व्यय होता था, जैसे सिंचाई है, बिजली है, सड़क निर्माण है, बाजार से संपर्क साधना, ये सब सरकार भी इसमें सहयोग करती थी, लेकिन अब वो क्या है, वो कम हो गया है। इसके साथ ही उर्वरक सहायिका की समाप्ति हो गई। पहले सरकार क्या है, उर्वरक में किसानों की सहायता कर देती थी, लेकिन अब वो भी कम हो गई है। इसके साथ ही विदेशी स्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के कारण कृषि उत्पादकों में आयात शुल्क कटौती की गई, न्यूनतम समर्थन मूल्यों को समाप्त कर दिया गया। इसके अतिरिक्त इन पदार्थों के आयात पर परिणात्मक प्रतिबंध हटाए गए। इन सबके कारण भारत के किसानों को विदेशी स्पर्धा का सामना करना पड़ा, जिसका उन पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। खाद्यान्नों की कीमतें वृद्धि, उत्पादन व्यवस्था में निर्यातमुखी हुई है। आंतरिक उपभोग की खाद्यान्न फसलों के स्थान पर निर्यात के लिए नकदी फसलों पर बल दिया गया। इससे क्या है, देश में खाद्यान्नों की कीमतों में वृद्धि हुई है। ये आपके इन पॉइंटों के माध्यम से बता सकते हैं कि सुधार प्रक्रिया बाद कृषि के क्षेत्र बड़ा नहीं है, जबकि इसमें दुष्प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट है मानव पूंजी में निवेश आर्थिक समृद्धि के किस प्रकार सहायक है। तो मानव पूंजी निवेश है जो हमारे आर्थिक समृद्धि में किस प्रकार से सहायक करता है, तो पढ़ के आपको समझ सकते हैं। कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक बार नॉट पर पढ़ के रखिएगा। ये आपका दिया हुआ सॉल्यूशन, तो तैयार कर लीजिएगा इसे। जैसे कृषि विपणन प्रक्रिया की आपको 4 बाधाएं बतानी है। तो कृषि विपणन प्रक्रिया की बाधाएं कौन कौन सी है? पहले मध्यस्थों की अधिकतमा, फिर मंडलियों के कपटपूर्ण व्यवहार। मतलब जो कृषि विपणन की जो बाधाएं आती हैं, कृषि विपणन का मतलब होता है कि जो किसान होता है अपने अनाज फसल उगाता है, ओके, सब्जियां उगाता है, वो क्या बाजार में जाकर बेच जाता है। तो बाजार में जाकर डायरेक्ट तो कौन इतना सारा, जैसे किसान ने उगाया तो डायरेक्ट इतना सारा कौन बाजार में लेकर बैठे बेचोगे, इसलिए क्या है, बीच में लोगों को जो थोक में खरीदने वाले होते हैं उन्हें दे आते हैं, फिर वो बेचते रहते हैं। तो इसमें क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? पहले मध्यस्थों की अधिकता। व्यापार में जो ग्रामीण होते हैं, महाजन, अड़ीता, दलाल, थोक व्यापारी, ये सब कहलाते हैं। फुटकर व्यापारी आदि अनेक मध्यस्थ एक श्रृंखला में होते हैं। यानी एक श्रृंखला में क्या है, कई लोग बीच में आ जाते हैं, जिससे आपको क्या, सबको कमीशन चाहिए। इस प्रकार से मंडियों के कपटपूर्ण व्यवहार, मंडियां अनियंत्रित होती हैं, अतः मध्यस्थ आपसी में साठ गांठ करके कपटपूर्ण व्यवहार करके मंडी में असहाय स्थिति वाले किसान को ठग लेते हैं। इसके साथ ही अनुचित व्यय और वसूली की जाती है। इसके साथ ही कृषक तौलने की मजदूरी, पल्लेदारी की मजदूरी, आड़त की खर्चा आदि को तो देता ही है, वही नमूने के रूप में किसान का बहुत सारा माल व्यर्थ चला जाता है। ओके, यानी सैंपल के रूप में क्या है, मान लीजिए टमाटर का सैंपल लिया, 1-1 किलो क्या है, 4-5-10 लोग हैं लेने वाले, सबने कहा मुझे भैया तभी आपका लेंगे हम आपकी ये टमाटर, जब आप सैंपल देंगे। 1-1 किलो सैंपल के रूप में क्या है, 10 के 50 किलो तो 10-20 किलो तो 1-1 किलो सैंपल ही में चला गया। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो इस प्रकार से बातें बताई जा रही हैं। निम्न कोटि का माल, प्राकृतिक प्रकोप के कारण अगर माल घटिया होने पर उसको कम मूल्य में प्राप्त होता है। वहीं कृषि उपज की अच्छी किस्म होने पर भी घटिया बताया जाता है। अगर उसने अच्छा माल उगाया भी है, कहेगा तुम्हारा ये घटिया है, किसान से कहेगा कि तुम्हारा माल ये घटिया है और ये नहीं बिकेगा बाजार में। ऐसे करके उसे क्या है, उनसे सस्ते दाम में ले लिया जाता है। तो ये सब क्या है, कृषि विपणन में समस्या है। अपनी भाषा में लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। तो नॉर्मल एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट समांतर माध्य के गुण बताइए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाई चांस है, मैं हर बार बताते आ रहा हूँ आपको अभी तैयारी के दौरान कि माध्य है आपका, समांतर माध्य है, मध्यिका है, बहुलक है, इनके आपको तीनों के गुण तैयार करके रखना है, दोष तैयार करके रखना है और इनकी परिभाषा तैयार करके रखिएगा। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन जरूर बनेगा। कोई भी सेट हो, कोई ना कोई में, किसी में समांतर माध्य के गुण आएगा, किसी सेट में मध्यिका के दोष आएंगे या मध्यिका के गुण आएंगे, क्योंकि बहुलक के दोष आएंगे।
आएंगे, बहुलक के गुण आएंगे, तैयार करके रखना है। और मैंने आपको कहा बस नहीं है, मैंने आपको बताया भी है। 2 नंबर में आपको कुछ क्वेश्चन इसी वर्ष कवर कराए थे, 3 नंबर में, और अब हम 4 नंबर में भी देख रहे हैं। ओके, मतलब किसी ना किसी रूप में मैं आपको कवर करा ही दे रहा हूँ। समांतर माध्य के गुण, तो समांतर माध्य के एक क्रम से आपको गुण दिए हैं कि समांतर माध्य एक सरल माध्य है। इसकी गणना करने के लिए मध्यिका के समान ना तो पदमूल्यों का क्रमबद्ध करना होता है, ना ही बहुलक के समान मूल्यों का समूहीकरण करना होता है। यह समंक, यहाँ गुण बताने, ओके, यहाँ समंक श्रेणी के सभी पद का मूल्य पर आधारित होते हैं। इसका बीज गणितीय व्याख्या संभव है और यह एक समान व्यक्ति की समझ की में सरलता आ जाता है। नेक्स्ट, मध्यिका के आपको दोष बताने हैं। अब मध्यिका के क्या क्या दोष हैं कि मध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले प्रथम पदों को आरोही और अवरोही में अनुविन्यास करना पड़ता है। इसमें समय लगता है और असुविधा भी होती है। जैसे आपको बहुत सारे नंबर दे दिए, अब कहा जाएगा ना घटते क्रम में लिखो, बढ़ते क्रम में लिखो, यानी आरोही अवरोही क्रम में लिखो, तो थोड़ा क्या समय लगता है। तो ये इसका एक दोष होता है कि इसमें क्या समय लगता है। इसके बाद मध्यिका और आवृत्तियों की कुल संख्या से गुणा करने पर मूल्यों का योग प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस माध्य को निकालने में श्रेणी के सभी पदों को समान महत्व दिया जाता है, जो अशुद्ध होता है। सभी पदों को महत्व दिया जा रहा है तो अशुद्ध हो जा सकता है। इसके साथ यदि मध्य पद 2 मूल्यों के बीच पड़ता है तो इसे एकदम ठीक प्राप्त करना भी कठिन होता है। ये हो जाता है आपके मध्यिका के दोष। नेक्स्ट है निर्देशांक की विशेषताएं बताइए। कोई 4 आपको निर्देशांक की विशेषताएं बतानी है। तो संख्या द्वारा व्यक्त सापेक्ष माप, प्रतिशतों का माध्य, तुलना का आधार, इन पॉइंटों के आधार पर निर्देशांक की विशेषताएं दी हुई हैं, तो इसे भी आपको तैयार कर लेना है। ये आपकी निर्देशांक की विशेषताएं हैं, तो इसे आपको तैयार करके रखिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट सह संबंध के अध्ययन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। यानी हम सह संबंध पढ़ रहे हैं, इसका क्या क्या हमें फायदा है, ओके, इसका महत्व क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, वो आपको बताना है। तो पहला, चरों के मध्य संबंधों को जानना। चरों के मध्य जो संबंध होते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। एक चर के मूल्य पर दूसरे चर के मूल्य का अनुमान लगाना। एक चर के मूल्य से अब क्या एक चर के मूल्य पर क्या हम दूसरे चर का मूल्य का अनुमान लगा लेते हैं। इसके साथ ही आर्थिक व्यवहारों को समझने में सहायक होता है और व्यवसाय में सहायक होना। ये है आपके सह संबंध के अध्ययन के महत्व। तैयार कर लिए। मैं बता चुका हूँ, ये जो हेडिंग मैंने हाईलाइट की है इनको माइंड में रखना। बाकी चीज़ तो आप एक बार पढ़ लेते हैं, समझ लेते तो अपने हिसाब से लिख पाएंगे, वहाँ थोड़ा बहुत बनावटी कर पाएंगे। हेडिंग में ज़्यादा बनावटी नहीं करना है। हेडिंग आपको तो बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट तैयार करके रखना है। ओके, कम समय है, मुझे पता है आपको तैयार नहीं हो पा रहा ज़्यादा, तो हेडिंग तो आप कम से कम पूरा अच्छे से पढ़ने का प्रयास करिए। जैसे संबंध का अध्ययन का महत्व पूछा जाए तो ये पॉइंट मुझे लिखना है। ओके, नेक्स्ट है उदारीकरण का क्या अर्थ है। उदारीकरण की नीति अपनाने के कोई 4 कारण लिखिए। उदारीकरण का पहले मतलब बताओ। तो उदारीकरण का मतलब होता है कि सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष या भौतिक नियंत्रणों से देश की अर्थव्यवस्था को लगभग मुक्ति दिए जाने से है। यानी उदारीकरण से क्या होता है, उदारीकरण क्या है, छूट दे दी। उदारी का मतलब होता है छूट देना। ओके, सरकार द्वारा लगाए गए जो टैक्स होते हैं या लाइसेंस बनाओ, जैसे इन चीज़ों में क्या है, सरकार क्या है थोड़ा समय मुक्ति दे देती है। उदारीकरण अपनाने का कारण है आर्थिक विकास में वृद्धि होती है। आर्थिक विकास में वृद्धि किस प्रकार से, जब उदारीकरण होगा तो जो विदेशी कंपनियां होंगी वो भी क्या है भारत में आएंगी, क्योंकि हर कंपनी चाहती है कि ज्यादा रोक टोक ना हो, हम थोड़ा अपने हिसाब से चला सके। ओके, तो जो उदारीकरण का मतलब ये छूट देना, ज्यादा सरकार का रोक टोक ना होना, जो इसलिए उदारीकरण होता है तो विदेशी कंपनियां भी आसानी से भारत में आती हैं, इससे आर्थिक विकास होता है। आर्थिक विकास की कठिनाइयों को इससे क्या दूर हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार हेतु क्या उद्योग मिल जाते हैं और गतिशीलता तथा कुशलता लाना, और गतिशीलता भी होती है, बाजार क्या गति पकड़ता है, उसके साथ ही कुशल गतिशीलता के साथ कुशलता भी आती है। इन पॉइंटों के माध्यम से दिया है उदारीकरण को नीति को अपनाने के कारण। सिंपल है, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आर्थिक सुधार कार्यक्रमों के 4 सकारात्मक प्रभाव बताइए। आर्थिक सुधार कार्यक्रम है, इसके क्या प्रभाव देखने को मिले हैं। तो इसमें प्रतिस्पर्धापूर्ण बाजार है, विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है, औद्योगिक स्तर भी यहाँ बढ़ा है, इसके साथ ही राजकोषीय घाटा नियंत्रित, ये आपके दिए हुए हैं। आर्थिक सुधार कार्यक्रम के सकारात्मक प्रभाव बताने हैं, यानी हमें इससे लाभ हुए। सकारात्मक प्रभाव मतलब एक बार से लाभ ही बताना है। तो प्रतिस्पर्धा बाजार है, विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है, औद्योगिक स्तर भी बढ़ा है और राजकोषीय घाटा भी नियंत्रित इससे हुआ है। नेक्स्ट है सरकार द्वारा कृषि विपणन सुधार के लिए अपनाए गए 4 उपायों की व्याख्या कीजिए। यानी सरकार ने कृषि विपणन में क्या क्या सुधार करने के लिए क्या क्या उपाय अपनाए हैं। तो पहला नियंत्रित मंडियों की स्थापना, सरकार ने जो मंडी बनाई है उनमें क्या है नियंत्रण रहता है। कृषि विपणन में व्याप्त विभिन्न कुरीतियों को समाप्त करने के उद्देश्य से सरकार ने नियंत्रित मंडियों की स्थापना की है। इसके बाद श्रेणीकरण और प्रमाणीकरण किया है, सहकारी विपणन और सरकारी विपणन समितियों की स्थापना हुई है और ग्राम में गोदामों की स्थापना हुई है। साथ ही क्या है गोदामों की व्यवस्था कर दी है सरकार ने, किसी माल रखना है।
ओके। तो वहाँ से क्या है अपने गोदाम बना दिए हैं हर गांव में, जिससे क्या है जो किसान अपना सामान रख सके, अपने माल रख सके। तो ये सुधार किए हैं। ओके। तभी कि अब जैसे आप पॉइंट बस याद कर लेते, नियंत्रित मंडियों की स्थापना, श्रेणीकरण एवं प्रमाणीकरण और सरकारी विपणन समिति या ग्राम गोदाम की स्थापना, ये पॉइंट हो जाते हैं, फिर आसानी से आप उसके बारे में लिख पाएंगे। ओके, सिंपल आपका रहने वाला है। नेक्स्ट है, किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। कोई के राष्ट्र का विकास में शिक्षा का क्या योगदान रहता है? तो किसी राष्ट्र के विकास में शिक्षा का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षित व्यक्ति आर्थिक विकास में आधारशिला है। शिक्षित व्यक्ति आर्थिक संरचनाओं का समुचित उपयोग कर सकता है। शिक्षा व्यक्तियों की क्षमता का विस्तार करती है। शिक्षा से देश में सभी क्षेत्रों में प्राकृतिक तथा मानव संसाधनों को समुचित प्रयोग करने में सहायता मिलती है। शिक्षा मनुष्य के विवेकशील और तहसीलता बनाती है। एक बार से शिक्षा की यहाँ बता दिया मैं क्या फायदे बताया जा रहा है कि शिक्षा से क्या फायदा हो रहा है। ओके, सामान्य सूझबूझ में विकसित करती है। शिक्षा से मनुष्य के दृष्टिकोण वैज्ञानिक औचित्यपूर्ण बनता है और नई चीजों को समझने और अपनाने में सहायता मिलती है। शिक्षा में निवेश मानव पूंजी का एक प्रमुख स्रोत माना गया है। शिक्षा अर्जन व्यक्ति की वृद्धि लाता है। शिक्षित व्यक्ति का समाज में आदर होता है, पर वह देश के भार नहीं, अपितु देश के आर्थिक विकास में। इस प्रकार से वो क्या है, वो शिक्षित व्यक्ति होता है वो भार नहीं होता है। अगर अनपढ़ व्यक्ति है तो क्या देश में एक भार समझ जाएगा। शिक्षित व्यक्ति तो देश के लिए भार नहीं है, अब तो वो क्या है आर्थिक विकास में योगदान देता है। ये कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको 3 अंकी वाले महत्व प्रश्न आपको बता दिए हैं, तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, और मेन आपको क्या है पॉइंट, जैसे पूरा डिटेल से ज़्यादा याद नहीं हो रहा तो मेन पॉइंट आपके माइंड में सेट करके रखिएगा, ताकि आप एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप उन पॉइंटों के आधार पर आप उन चीज़ को मतलब पूरा डिटेल से आप लिख सकते हैं। ओके, अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको मेन बातें पता होनी चाहिए। बिल्कुल पूरा बनावटी लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत हम अपने बिल्कुल मतलब जो हमने पढ़ा है उसको लिखते हैं, थोड़ा बहुत अपने हिसाब से लिखते हैं तो नंबर आपको हम मिल जाएंगे। ओके, तो इस प्रकार से कंप्लीट हो जाते हैं हमारे 4 अंकी वाली महत्व प्रश्न। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या है 2 अंकी वाले, 3 अंकी वाले, 4 अंकी वाले करा दिए, वस्तुनिष्ठ भी आपको बता दिए हैं। एक वस्तुनिष्ठ की और वीडियो आने वाली है। ओके, तो क्रम से तैयारी करना चाहते हैं 11th इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2026 के नाम से प्लेस पे जाकर क्रम से वीडियो देखकर तैयारी कर लीजिएगा। वीडियो में भी लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।